अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी अपने साथी कैसर इकबाल के साथ आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, पंजाब में नई नस्ल को तालीम से रोशनास कराने की तमाम तर कोशिशें ब्यूरोक्रेसी के सुर्ख फीते की नज़र हो चुकी हैं। बैरून ममालिक से मिलने वाली इमदाद का कोई हिसाब किताब नहीं है और इस हवाले से करोड़ों डॉलर की रकम जो है वो मुख्तलिफ अफसरान की जेब में जा चुकी है। इसमें कैसे शाह साहब ये देखिएगा ना कि वर्ल्ड बैंक ने हमें इमदाद दी, उसके बाद एशियन बैंक ने हमें इमदाद दी और ये करोड़ों रुपया जो है वो हमें मिला, लेकिन वो तमाम के तमाम पैसे जो हैं वो आज तक उसका हिसाब कोई नहीं कि ब्यूरोक्रेसी कितने पैसे खा गई और जो दूसरे प्राइवेट स्कूल मालकान हैं जिन्होंने एनजीओ बना के इमदाद के पैसे लिए। तो ये तो एक अजीब सा लूट मार का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई, सूरत हाल ये है कि जैसा कि आपने ये करप्शन के हवाले से बात की है, एक्चुअली करप्शन जो है ये तो पाकिस्तान के तमाम उन अदारों में मौजूद है जो कि सरकारी अदारे हैं जिनमें करप्शन की इंतहा हो चुकी है, जहां पर करप्शन के हवाले से आप जितना डीप चलते चले जाएंगे आपको करप्शन मिलती चली जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी दुख की और तकलीफ दे बात है वो ये है कि तालीमी अदारा, एक तालीम मुल्क की ऐसी जड़ होती है, ऐसी मजबूती होती है जिसको सिर्फ और सिर्फ करप्शन, रिश्वत, इस तरह की जो करप्शन होती है वो उसको खोखला करती है। हमारे निजाम तालीम में जो करप्शन है, हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूलों के हवाले से करप्शन है, नई नस्ल ये वाकई इसमें हमने अपनी पूरी नस्ल जो है वो हम खराब करते चले जाते हैं। हमारे पास काफी सारे ऐसे फिगर्स मौजूद हैं जिनके हवाले से आज हम बात करेंगे। स्कूल्स के हवाले से, स्कूलों में जो होने वाले जो मिलने वाले फंड्स हैं, स्कूलों की तादाद कितनी है, हमारे पास कितने लोग जो हैं वो ज़ेर तालीम बच्चे आते हैं, कितनी यहाँ पे पाकिस्तान की इमारतें हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स की इमारतें हैं, उनमें कितनी इमारतों में बिजली है, किसमें पानी है। कैसे साहब, ये तो बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप ये देखें कि हुकूमत की मुस्तदी, खास तौर पे नाज़रीन आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि हमारी हुकूमत पंजाब के महकमा एजुकेशन का ये आलम है कि इस वक्त जो है वो कम से कम 1170 तालीमी अदारे ऐसे हैं जिनमें उनके सरबराह ही नहीं है। इसमें से जो हमें फिगर मिली है उसके मुताबिक 52 ऐसे बॉयज सेकेंडरी स्कूल हैं और 74 जो हैं वो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल हैं जिनमें ना हेड मिस्ट्रेस हैं, ना हेड मास्टर हैं, ना प्रिंसिपल्स हैं। इसी तरह 131 बॉयज हाई स्कूल और 729 गर्ल्स हाई स्कूल हैं जो हेड मास्टर और सीनियर हेड मिस्ट्रेस के बगैर काम कर रहे हैं। यही नहीं, आप ये देखिएगा कि 18,638 स्कूल चार दीवारी के बगैर हैं और तालीमी शोबे की तरक्की के लिए मिलने वाले 2 अरब 93 करोड़ रुपए जो है, $1,00,000 वो कहां पर गए? देखिए ना कैसे साहब, ये इतनी रकम कहां पर गई है जब इनके पास है ही कोई नहीं, तो आगे ये क्या करेंगे? किस तरीके से हमारी नई नस्ल को तैयार करेंगे? एक अच्छा साइंसदान कैसे बनेगा, एक अच्छा इंजीनियर कैसे बनेगा, एक अच्छा डॉक्टर कैसे बनेगा? ये तो सिर्फ पैसे कमाए, पैसे आए। साबका दौर में जितने पैसे आए वो सारी लूटमार हो गई। एक इन्होंने वजीर आला ने मशीर बनाई थी सादिया चौधरी, जितने पैसे आए वो सादिया चौधरी साहबा ने अपने प्रोजेक्ट पे लगा दिए। तो ये कब तक ऐसा होता रहेगा? अच्छा फैसल साहब, एक और बात है, हमारे पास फुटेज चल रही है, जो सामने फुटेजेस आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये सूरत हाल इस तरह से है कि आप देख सकते हैं कैसे बच्चे जो हैं वो जमीन पर बैठे हुए हैं, टाटों पर तालीम हासिल कर रहे हैं, दीवारें टूटी हुई हैं, स्कूलों के अंदर पानी खड़ा हुआ है, जौहर बना हुआ है। हालात ये हैं पाकिस्तान के स्कूल्स के, तो यहां पर बच्चों का क्या फ्यूचर होगा? क्या यहां पर बच्चों की सूरत हाल बनेगी? ये बच्चे जब जमीन पर बैठकर पढ़ने के बाद जब इनका एटमॉस्फेयर ऐसा होगा, जब वहां पर पानी की बहुतायत होगी, बीमारियां जो हैं वो इस कदर होंगी, जो स्कूल्स की टंकियां बनी हुई हैं जहां से बच्चे पानी पीते हैं, उन टंकियों में काई जमी हुई है और उनको सफाई करने का अमला गायब है। स्कूल्स के हवाले से जो टीचर्स हजरात हैं वो आना स्कूलों में पसंद ही नहीं करते। मेरे पास भी कुछ फिगर्स हैं, मैं उसकी बात आपसे करना चाहूंगा। नाज़रीन, ये बताता चलूं आपको कि हमारा ये प्रोग्राम जो है वो करप्शन के हवाले से है और करप्शन के हवाले से हम आज आपको एजुकेशन की सूरत हाल बताएंगे कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन के हवाले से जो करप्शन हो रही है वो कहां कहां और किस किस जगह पर हो रही है और उसको करने वाले कौन हैं। इसमें सबसे पहले आपको थोड़ी सी तफसील बताना चाहूंगा, जिसमें है पाकिस्तान में 3 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में जेर तालीम है।
یہ اس کی تعداد ہے. اس کے بعد 50% بچے جو ہیں وہ 5ویں جماعت سے پہلے اسکول چھوڑ دیتے ہیں. جب وہ 5ویں جماعت تک پہنچتے بھی نہیں ہیں اور بچے اسکول چھوڑ دیتے ہیں. جو 1,20,00,000 ہیں, یہ 1,20,00,000 بچوں کا جو مستقبل ہے, اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے فیصل بھائی, وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 1,20,00,000 بچے ہمارے ملک میں وہ کہاں چلے جاتے ہیں. کوئی موٹر سائیکلوں کی ورکشاپوں میں چلا جاتا ہے, کوئی وہ بنانے لگتے ہیں, کوئی کارپیٹ بنانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, کوئی بچے جو ہیں وہ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں, کچھ بچوں کو جو ہے وہ ایسی اجرت پر لگا دیا جاتا ہے کہ ان کے والدین کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ان کو آگے بڑھا سکیں, بچوں کو تعلیم دلا سکیں. سرکاری اسکول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو مفت تعلیم اور مفت کتابیں اور مفت یونیفارم ملنا چاہیے, لیکن مفت کتابیں تعلیم کے ایک وہ جز ہے جو ملنا تو بڑی دور کی بات ہے, بچوں کو اسکولوں میں بیٹھنے کے لیے جگہ تک دستیاب نہیں ہوتی. کیسا صاحب, یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ حکومت کے دور میں 2,93,11,00,000 ڈالر کا عطیہ دیا گیا تھا, اور وہ عطیہ جو تھا اس میں ایشیائی ترقیاتی بینک جو ہے اس نے 81,58,00,000 ڈالر دیے, جبکہ آئی ڈی پی نے جو ہے 45,00,000 ڈالر دیے, جبکہ ورلڈ بینک نے 75,00,000 ڈالر دیے. اب دیکھیں اس کے علاوہ صرف یہی نہیں بلکہ مراعات کی مد میں ILR جو ہے اس نے 1,66,00,000 ڈالر دیے, NDP نے جو ہے وہ 42 اضلاع کے لیے 32,00,000 ڈالر دیے, یونیسکو نے 99,00,000 ڈالر دیے, اور UNFP نے جو ہر صوبے اور آزاد کشمیر کے اضلاع کے لیے 16,00,000 ڈالر دیے. پنجاب, سرحد, بلوچستان اور آزاد جموں کشمیر کے لیے 2,60,00,000 ڈالر اس کے علاوہ دیے گئے. دیکھیں کتنی لوٹ مار مچی ہوئی ہے کہ یہ کروڑوں ڈالر کدھر گئے. فیصل صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو رپورٹ آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں یہ ناظرین کو بتایا جا رہا ہے, یہ ناظرین کو ذرا یہ بھی بتائیں کہ یہ رپورٹ کن کی طرف سے ہمیں موصول ہوئی ہے. دیکھیں جی, یہ ہم نے اپنے ذرائع سے جو حکومت پاکستان کو یہ مختلف یعنی ایشیائی ترقیاتی بینک ہے, ورلڈ بینک ہے, اور دوسرے ایسے ادارے جو کہ پاکستان میں جن کا کہنا یہ کہ نئی نسل کو تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے وہ حکومتیں, وہ کینیڈا ہو, وہ امریکہ ہو, وہ لنڈن ہو, یا دوسرے ترقی یافتہ ملک جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنی رقم دے رہے ہیں, وہ مقاصد ان کے جو بھی ہوں, لیکن آپ دیکھیں یہ کہ یہ تمام کی تمام رقم جو پاکستان کو دی جا رہی ہے, اب ان سکولوں میں کوئی سہولت موجود نہیں ہے. اور پرائیویٹ سکول ایون کے دیکھیں نا, اس میں سب سے ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صوبائی محکمہ تعلیم نے آج تک جو ہے وہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے خلاف یا ان کے بارے میں پرائیویٹ سکولز جو ہے ان کا پروموشن اینڈ ریگولیشن آرڈیننس 1984 اس میں ترمیم نہیں کی, اور وہ ترمیم نہ ہونے کی وجہ سے آج دیکھیں نا کہ جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے فیصل بھائی, ہم اس کالر سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. جی کون سا بات کر رہے ہیں جی؟ منور علی, پریزیڈنٹ پرائیویٹ اسکول ویلفیئر ایسوسیشن. منور صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جوائن کرنے کا. آج ہم تعلیمی موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں. پاکستان میں جو تعلیمی ادارے ہیں, سرکاری ادارے ہیں, اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اس میں کرپشن کی جو صورتحال ہے وہ ہم نے سامنے پیش کی ہے کہ پاکستان میں 1,44,724 سرکاری اسکول ہیں. پاکستان میں 3 کروڑ بچے سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں, لیکن جس میں 50% بچے جو ہیں وہ 5ویں جماعت سے آگے نہیں بڑھ پاتے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت جو بجٹ ایلوکیٹ کر رہی ہے ایجوکیشن کے لیے وہ کم ہے, لیکن اس کے باوجود جتنا بجٹ دیا جا رہا ہے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں چیک اینڈ بیلنس کے حوالے سے؟ چیک اینڈ بیلنس کیا ہونا چاہیے؟ نیچے سے لے کر اوپر تک تو کرپشن ہے, تو چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا اور کس نے کرنی ہے؟ بالکل اسی طرح, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر چھوٹا سا ادارہ ہوتا ہے جہاں سیلری پیکج بھی محدود ہوتا ہے, اس کے ادارے کا مالک جو ہے وہ جب چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتا ہے اور شاندار رزلٹ دیتا ہے, اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے رزلٹ نہیں دیا تو میرے ادارے کا سروائیو کرنا مشکل ہے. گورنمنٹ اسکول کے اندر جہاں پہ ٹیچروں کو ہزاروں میں ملتی ہے, ملینز میں سیلری لے رہے ہیں, 50,000, 60,000, 65,000, وہاں وہ ٹیچر پڑھانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرے سے کسی نے پوچھنا نہیں ہے, وہ جواب دینا ہے کسی کے سامنے. اچھا منور صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پرائیویٹ ادارے پنپ رہے ہیں, پرائیویٹ ایجوکیشن کے ادارے جو آگے بڑھ رہے ہیں, ان کے حوالے سے مجھے صرف اتنا بتائیے گا کہ اس میں جو یہاں پر لوگ مجبور ہو گئے ہیں پرائیویٹ اداروں میں اپنے بچوں کو داخل کروانے کے لیے اور بھاری بھاری فیسیں پے کرنے پر, کیا اس کی وجہ یہی ہے شاید کہ سرکاری اسکولوں میں گورنمنٹ کو جس طرح کے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے وہ نہیں کر سکی ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے.
प्राइवेट देखिए बच्चे के मुस्तकबिल से बेहतर कोई चीज नहीं होती। लेकिन मुनव्वर साहब इसमें यह भी बताइएगा कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका एक ऑर्डिनेंस था 1984, उसमें अभी तक तरमीम नहीं हो सकी, और उसमें यह है कि जो मोस्टली प्राइवेट अदारे हैं उन्होंने फीसें इतनी ज्यादा रखी हुई हैं कि गरीब आदमी अपना बच्चा वहां पर पढ़ा ही नहीं सकता, और प्राइवेट जो अदारे हैं वो मनमानी फीसें वसूल कर रहे हैं। तो वैसे है, ये अक्सर हकीकत में ये ज्यादा अदारे नहीं है तो बिल्कुल बहुत ज्यादा फीसें लेने वाले हैं ना, ये 5% अदारे हैं। तो बाकी अदारे हैं उनकी फीसें बहुत महदूद हैं और बड़ी मुनासिब फीस दे रहे हैं ये लोग। लेकिन असल बात यह है कि जब आप अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा जाता है ना, एक बच्चे पर जो हुकूमत का खर्चा आ रहा है वो 2000 से लेकर 10,000 तक भी है, और रेट वहां पे आपके सामने जीरो है। लेकिन मुनव्वर साहब बात यह है कि प्राइवेट स्कूल जो है ना, सबसे ज्यादा लोग अगर अनाइड हैं तो वो प्राइवेट स्कूल से हैं, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स के मालकान हैं उन्होंने हर मद में, कभी कापियों की मद में, कभी किताबों की मद में, कभी यूनिफॉर्म की मद में, उन्होंने हर चीज जो है वो अब अपनी खुद बनानी शुरू कर दी है, और वो कहते हैं कि बच्चों को कि आपने बाजार से नहीं लेनी बल्कि हमसे ये चीज खरीदनी है। तो उसमें वालिदैन, जो गरीब वालिदैन है, वो कैसे उसको अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए कैसे सा मसला यह है कि हुकूमत को चाहिए वो प्राइवेट सेक्टर पे भी चेक एंड बैलेंस रखे, लेकिन उसके लिए मसला यह है कि जब आप किसी को फैसिलिटेट करें आप उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले को ना तो आप फैसिलिटेट करते हैं, ना उसको किसी किस्म की आप रहनुमाई मुहैया करते हैं, आप जितना बजट एलोकेट करते हैं वो सारा गवर्नमेंट सेक्टर को दे रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर आपका चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। हम तो यहाँ तक डिमांड करते हैं कि आप एक जैसा सिलेबस रखें, उस सिलेबस पे आप फर्मली अमल कराएं, सारे एक जैसा सिलेबस हो और उसके जवाब दें। हम तो चाहते हैं कि चेक एंड बैलेंस बने, जो प्राइवेट अदारे सही काम नहीं करें वो करना चाहिए। जब वालिदैन अपने खून पसीने की कमाई देते हैं तो वो राइट भी बनता है उनका। और हकीकत में अगर आप देखें तो अगर प्राइवेट स्कूल पनप रहे हैं तो उसकी वजह बेसिकली यही है। अच्छा मुनव्वर साहब, आप एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये है कि सूरत हाल सिर्फ इतना बताइएगा, आपसे आखिरी सवाल कर रहा हूं कि जो अदारे, प्राइवेट अदारे हैं, जैसा कि अभी दुरानी साहब ने, मेरे भाई ने आपसे पूछा कि गरीब लोग जो हैं वो इतनी फीसें पे नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है। आपने कहा बहुत कम अदारे हैं, लेकिन तमाम अदारों में जहां से भी प्राइवेट अदारे शुरू होते हैं उनकी फीसें जो हैं वो 2500 से शुरू होती हैं और 20,000 रुपए तक तकरीबन जाती हैं, जो मिडिल तबके को डील करते हैं। और इस हवाले से उनकी जो आगे उन्होंने जो बच्चों को फैसिलिटेट किया वो किसी किस्म का नहीं किया हुआ, ना तो बच्चों के लिए ग्राउंड है, ना बच्चों के लिए झूले हैं, ना जहां सरकारी स्कूलों में इस तरह की करप्शन पाई जा रही है उसी तरीके से करप्शन जो है वो प्राइवेट स्कूलों में भी इसी तरह से पाई जा रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि मैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन होगा कि हुकूमत चेक एंड बैलेंस बनाए। मेरे स्कूल का, मैं इसे इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ, हमारे स्कूल का फीस स्ट्रक्चर 300 से शुरू होकर 1000 तक है, जबकि मेरे स्कूल के मौजूदा रिजल्ट में हमारे पास जो है ना 14A+ आए हैं, 10A ग्रेड आए हैं 10th क्लास में। इसी तरह बाकी स्कूल के रिजल्ट शो कर रहे हैं। हुकूमत चेक एंड बैलेंस रखे, जो लोग हजारों में फीस लेते हैं उन पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने का, बड़ी नवाजिश आपकी। कैसे साहब देखें ना, इन्होंने जो बात की, ठीक है इनके अपने मसाइल होंगे, लेकिन आप ये देखें कैसे साहब, मैं नाजरीन को ये बताना चाहता हूं कि यहां पर यानी पंजाब हुकूमत में पहले नई स्कीम बनाई जाती है, मखसूस अफसरों का इंतखाब किया जाता है और फिर इन अफसरों को एयर कंडीशन गाड़ियों और मराआत से नवाज कर फंड्स की 40% रकम जो अरबों में बनती है उसकी बंदरबांट कर दी जाती है। फैसल भाई एक कॉलर है हमारे पास, हम उससे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं रेहान बात कर रहा हूँ, जंजाता, ये रायमंड रोड के ऊपर हमारा गांव है। रेहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का, हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने का। जी फरमाइए, क्या कहेंगे आप? एक तो ये कि बड़ा खुशाइंद बात है कि आपने एक हसास मौजुआत के ऊपर भी बात करना शुरू कर दी। अच्छा, मेरा जो आज ये जो प्रोग्राम में देख रहा हूँ इस हवाले से, तो यहाँ मैं जंजाते गांव से बिलोंग करता हूँ। जंजाता गांव ये अड्डा प्लाट रायमंड रोड पे बिल्कुल जहाँ से वो निकलते हैं अपना मियाँ बरादरान के जहाँ पे फॉर्म है उसके साथ ही है ये गांव। और यहाँ पर इस गांव में एक स्कूल है जी, हमारा यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है जिसको दर्जा दिया गया है आज से 2 साल पहले से हाई स्कूल का। एक तो वो अभी तक हाई स्कूल नहीं बना, और दूसरा यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ एक लेक सिटी है हमारे बिल्कुल साथ ही ना, गाँव के साथ एक लेक सिटी है। उन्होंने हमारी ड्रेनेज का जो पानी, जो गांव का पानी था वो जाता था और वो उन्होंने बंद कर दिया।
اور وہ پانی اب سارا اسکول کے اندر جمع ہوتا ہے. اور جب بھی آپ وہاں پہ وزٹ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ڈینگی کی ہماج جو ادھر ادھر آپ وہ کیمرے گھماتے ہیں, تو ذرا یہاں پر آ کے دیکھیں کیا صورتحال ہے. جی ریحان صاحب ضرور وزٹ کریں گے. آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ اگر اسکول کی اتنی ابتر صورتحال ہے کہ پانی جو ہے وہ اسکول کے اندر جا رہا ہے, تو بچوں کے پڑھنے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بچے کیسے پڑھ رہے ہیں؟ وہاں پر پانی پینے کی سہولت کا سلسلہ کیا ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے کسی ایسے ٹیم کا کوئی وزٹ ہوا ہے یا نہیں؟ جی گورنمنٹ کی طرف سے تو کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا, بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی وہاں پہ ٹیچر آتا بھی ہے تو وہ جو ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں یہاں پر وہ اسے وہ سارا منظر دکھا واپس بھیج دیتے ہیں. اور یہاں پر آپ بلیو کریں کہ تقریباً کوئی 1000 کے قریب بچہ ہے جو اس اسکول میں نہیں پڑھتا بلکہ باہر جاتا ہے, کیونکہ اس کی اتنی ابتر صورتحال ہے. اور یہاں پر نہ پینے کے لیے پانی کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں, یہ تو تالاب بنا ہوا ہے اور یہاں پر تو گندا ہی پانی ہے, پینے کا صاف پانی تو میسر ہی نہیں ہے. اور پڑھائی کی جو صورتحال ہے وہ یہاں پر 3 ٹوٹل ٹیچر ہیں اور 400 کے قریب تعداد ہے, اور وہ کیا پڑھائیں گے ان کو؟ جی ریحان صاحب بہت بہت شکریہ اس انفارمیشن کا. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی اس جگہ کا وزٹ کیا جائے اور انشاءاللہ ہم اس کو بھی سامنے لے کر آئیں گے. بہت شکریہ آپ کا. جی فیصل بھائی آپ دیکھا ہے کہ کیا صورتحال ہے, یہ ہمارے پاس لائیو کالرز تھے. یہ دیکھیں کہ خاص طور پہ جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایلیمنٹری اسکول جو ہیں ان کے اساتذہ کی تربیت کے لیے پاکستان اور کینیڈا میں ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت پاکستان کے ذمہ 6.5 ارب روپے کے قرضے اس صورت میں معاف کر دیے گئے کہ یہ قرضے جو ہے یہ 5 سال کی مدت میں ایلیمنٹری ایجوکیشن سیکٹر پہ خرچ کیے جانے تھے. اور ایلیمنٹری تعلیم میں بہتری کے لیے 144 اساتذہ, جبکہ پرائمری اور مڈل اسکولوں کے لیے 1,99,410 اساتذہ کو تربیت دی جانی تھی. اب یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ 43% اسکولوں کی 4 دیواری نہیں ہے, 38% میں پانی کی سہولت نہیں ہے, 60% میں بیت الخلاء نہیں ہے, 5% اسکولوں کے پاس عمارت نہیں. اور اگر کیسے صاحب آپ کو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو یہ بتانا اور محکمہ ایجوکیشن کے جو ارباب اختیار ہیں کہ وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ اس وقت 18,340 سرکاری ادارے 4 دیواری کے بغیر ہیں, 12,918 پینے کے پانی کے بغیر ہیں, 43,110 بجلی کے بغیر ہیں. فیصل بھائی ہمارے پاس ایک لائیو کالر, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں جناب؟ میں آصف بول رہا ہوں جی, گریس وے اسکول سے, محمد آصف علی. آصف صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں جی. آصف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جوائن کرنے کا. ذرا بتائیے گا کہ ہم آج پروگرام کر رہے ہیں گورنمنٹ کے اسکولز کی کرپشن کے اوپر اور پرائیویٹ اسکولز میں بھی جو ہے وہ کرپشن چل رہی ہے اس کے حوالے سے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ جتنے گورنمنٹ کے اسکول ہیں وہاں سے بچوں کو داخل ہونے کی بجائے وہ پرائیویٹ اسکولوں کا رخ کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے خیال میں آپ نے نا اس میں غیر ضروری طور پر گورنمنٹ کے اسکولز کی کرپشن کا لفظ استعمال کیا ہے. میرے خیال میں تو گورنمنٹ کے عام طور پہ اسکولوں کی جو مزری ہے, جو ناگفتہ بے حالت ہے, اس کی وجہ سے لوگ مجبور ہو رہے ہیں کہ وہ پرائیویٹ اسکولز کی طرف آئیں. ویسے میں اگرچہ ایک پرائیویٹ اسکول رن کرتا ہوں, لیکن میرا خود اپنا یقین بھی اس بات پہ ہے کہ یہ شعبہ دراصل گورنمنٹ کا ہے, یہ کام حکومت کے کرنے کا ہے. کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر جب بھی کسی کام میں حصہ لیتا ہے تو نیچرلی وہ 3 چیزیں ان پٹ میں دیتا ہے. وہ اپنی محنت دیتا ہے, وہ اپنی انویسٹمنٹ دیتا ہے, وہ اپنا پورا ٹائم فوکس اسی پہ کرتا ہے, تو نیچرلی اس کا آؤٹ پٹ وہ نفع کی شکل میں لیتا ہے. جبکہ حکومت جو ہے کی ذمہ داری اس شعبہ میں خدمت کے حوالے سے ہوتی ہے. حکومت سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ خدمت کرے گی اس شعبہ میں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سرکاری اسکولوں کی ناگفتہ بے حالت بلکہ وہ جو ایک مزری کی وہاں کیفیت بنے نظر آتے ہیں سرکاری اسکولز, تو اس وجہ سے لوگ سرکاری اسکولز کو چھوڑ کر پرائیویٹ سیکٹر کی طرف. میاں آصف صاحب, آپ نے ابھی سرکاری اسکولوں کے بارے میں بات کی ہے, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت بہت سارے لاہور میں پرائیویٹ اسکولز بھی ایسے ہیں جن کے مالک
मालकान ने सिर्फ और सिर्फ कमाई के लिए 2-2 कमरों में स्कूल बना रखे हैं, और उसके बाद वो जो स्कूल, वो ना सिर्फ जो है वहां पर तालीम सही तरीके से दी जा रही है, बल्कि उन लोगों को ट्यूशन के नाम पे भी लूटा जा रहा है। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी हालत जो है, बल्कि उन्होंने पता नहीं कैसे महकमा एजुकेशन के जो कुछ करप्ट लोग हैं उनके साथ मिली भगत करके अपने स्कूलों को रजिस्टर्ड भी करा लिया है। अब देखें ना, मैं आपको बताता हूं कि 1 मरला 1.5 मरले में एक स्कूल है जिसमें कम से कम जो है वो 100-150 बच्चा पढ़ रहा है उस इलाके का। तो प्राइवेट स्कूलों के ऊपर तो कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं किसी किस्म का। सरकारी स्कूलों मैं अर्ज करता हूँ जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन आप बुनियादी वजह की तरफ नहीं जाते। देखिए, लाहौर में प्राइवेट स्कूल्स का जो फीस स्लैब है वो 100 रुपए माहाना से शुरू होकर 50,000 रुपए माहाना तक फीस स्लैब है। और ये एक सीधी सी बात है कि जिस फी स्लैब पे लोग जो हैं वो अफोर्ड करते हैं, वो अपने बच्चों को उस तरह के स्कूल में भिजवाते हैं। नफे की जहां तक आपने बात की या कारोबार की बात की, तो मैंने पहले ही कहा कि इनफैक्ट ये कारोबार होता है जब प्राइवेट सेक्टर में ये आता है। तो कारोबार में 3 चीजें बुनियादी होती है। कारोबार, तालीम को कारोबार बनाना चाहिए होती है, कारोबार में मेहनत होती है, और कारोबार में प्रॉफिट होता है। जब हम प्राइवेट स्कूल भी खोलते हैं कारोबार के नुक्ता नजर से, तो ये तीनों चीजें ही होती हैं। अब इसको लूट खसूट वगैरह कहना, 1 मरले का अगर स्कूल या 2 मरले का स्कूल जिसकी आप बात कर रहे हैं, नेचुरली फीस भी तो उसकी कोई 100 रुपया 200 रुपया ही होगी ना। अच्छा मियां साहब, हम बात कर रहे थे सरकारी स्कूलों में ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो करप्शन हो रही है, आप इस बात से कितने हद तक मुत्तफिक हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि करोड़ों डॉलर्स की इमदाद, करोड़ों डॉलर्स की जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को तालीम के शोबे के लिए, महकमा एजुकेशन के लिए जो है वो इमदाद मिलती है, लेकिन उसके बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता। स्कूलों की हालत अबतर है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल आपकी बात को एंडोर्स करूंगा, यकीनन ये ऐसा ही है, लेकिन ये एक शोबे की बात नहीं है। देखिए, हम एक करप्ट सोसाइटी का हिस्सा है, हमारा कोई शोबा ऐसा नहीं है जो इससे मुस्तस्ना हो। यकीनन सरकारी शोबा तालीम में भी करप्शन उसी तरह जारी सारी है। बहुत बहुत शुक्रिया मियां आसिफ साहब। शोबा सेहत में जारी सारी होगी, जिस तरह सरकारी महकमा पुलिस में जारी सारी है, जिस तरह सरकारी महकमा माल में जारी सारी है, हत्ता कि जिस तरह हमारी अदलिया में हर जगह हमारे तमाम सर्विसेज के अदारे हैं। मियां साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। फैसल भाई, ये देखिए, सूरत हाल ये है कि आप, ये हमारे यहाँ जो सिलसिला बना हुआ है ना, अभी प्राइवेट स्कूल के ये मालिक हैं एक स्कूल के, उस हवाले से आपने बात की, लेकिन मसला ये है कि जैसे मैंने पहले बात की कि करप्शन तो हमारे मुल्क के हर अदारे में है, लेकिन इस अदारे में, तालीम के अदारे में करप्शन जो है ना, ये इंतहाई जो है वो खतरनाक सूरत हाल है। इससे मुल्क का, आने वाली कौम का, आने वाले मुस्तकबिल का, बच्चों का जो मुस्तकबिल तारीख हो रहा है, क्योंकि जितने प्राइवेट स्कूल हैं अगर उनको पनपने का मौका मिल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिल रहा है कि उसमें सरकारी गवर्नमेंट की गलत हिकमत अमली है। मैं यही बात आपको कैसर साहब बताना चाहता हूं कि मेरे नॉलेज में ये बात आई है, मैंने इसमें काफी वर्क भी किया कि देखें, सिर्फ लाहौर की मैं बात नाज़रीन करना चाहता हूं कि इस वक्त अजीज भट्टी टाउन में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सजपाल जो है वो एक जनाजगाह में चल रहा है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट जो है ये गुलबर्ग में एक मजार है कान्हा शाह, उसमें चल रहा है। इसी तरह गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल असल सलमान एक डिस्पेंसरी में वाक़ है। गवर्नमेंट वाहद गर्ल्स प्राइमरी स्कूल फतेहगढ़ में एक डिस्पेंसरी में चल रहा है, और 4 स्कूल ऐसे हैं जो उसी गांव के रहशी अफराद के घरों में चल रहे हैं, जिनमें गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल हवेली चिश्तियों वाली, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चंदन दीन वाला, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल था जाम शामिल है। इसी तरह 5 स्कूल ऐसे हैं लड़कों के जो मुख्तलिफ ऐसे स्कूलों में चलाए जा रहे हैं जो कि लड़कियों के हैं, जिसमें गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल केत लाहौर, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल गुलू हड़ा, उसके बाद गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल वाड़ा डोगरा, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जमीर कॉलोनी,
गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल गुलबहार कॉलोनी, मॉडल टाउन एक्सटेंशन गुलबर्ग, ये प्राइवेट बिल्डिंगों में चल रहे हैं। अब देखिए सरकारी ये स्कूल है, और फिर इसी तरह लियाकताबाद में चल रहे हैं, उस प्राइमरी एक स्कूल है ढलम, वो वाघा टाउन में चल रहा है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो है एक सलामतपुरे में चल रहा है, कुछ किराए की बिल्डिंगों में चल रहे हैं, गवर्नमेंट सोरवर्दी स्कूल है। अब देखें इस तरह के जो मामलात हैं कि सरकारी स्कूल जो हैं वो भी आपने जनाज गांव में या मुख्तलिफ जगहों में बनाए, वहां तो वैसे ही खौफ आता है। अच्छा भला आप जैसा और मेरे जैसा आदमी भी अगर दिन के वक्त जाए तो उसको डर लगता है कि कोई जिनिया चुड़ैली ना चिमड़ जाए। फैसल साहब, ये इंतहाई, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये इंतहाई दुख की और तकलीफ की बात है कि हमें अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्ल को जिस चीज से जेवर आरास्ता करना है, जिस जेवर से आरास्ता करना है, वही हम जो है लूट खसूट में खत्म कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप तफसील दे रहे थे, इसी तरीके से और बहुत सारे स्कूल्स हैं, इसी तरीके से और बहुत सारे मामलात हैं जहां पर इस तरह के मामलात हो रहे हैं। और एक सूरत हाल जो है वो मैं नाज़रीन आपको ये बताता चलूं कि शमाली लाहौर कभी आप विजिट करें तो सरकारी स्कूलों का या गवर्नमेंट जो है एजुकेशन का जो महकमा है उसका पोल खुलता है और उसके सामने नजर आता है कि उन सरकारी स्कूलों में क्या हो रहा है। सरकारी स्कूलों की बड़ी बड़ी इमारतें, लेकिन टूटी हुई बिल्कुल शिकस्तदा इमारतें, और उसमें जो है पानी खड़ा हुआ है, जौहड़ बना हुआ है, बहुत सारी जो इमारतें हैं उसमें जो टीचर्स हजरात हैं उनकी तादाद ही कोई नहीं है, टीचर आना पसंद ही नहीं करते हैं, और अगर कुछ टीचर्स आते हैं तो बाकी के टीचर्स जो है ना वो वहां बैठकर सिर्फ खुशगपियों में मसरूफ हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो तालिब इल्म ही मौजूद नहीं है, वहां पर कोई आकर पढ़ाना चाहता ही नहीं है। इसलिए वहां पर कौन कैसे पढ़ाएगा जब वहां पर तालीम नहीं होगी, वहां का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होगा, वहां पर बैठने के लिए बच्चे के लिए कुछ होगा नहीं। जैसा कि आजकल ये एक वबा चली हुई है डेंगू के हवाले से, आजकल अगर उन स्कूलों में कोई भी बच्चा जाकर बैठता है तो शायद उस हवाले से देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि हर उस बच्चे को डेंगू होगा जो उस बच्चा वो उस स्कूल में पढ़ेगा। शायद फैसल साहब यही बात है जिसको मैं कोट करना चाहूंगा कि वजीर आला पंजाब ने जो 12 दिन की छुट्टियां स्कूलों की दी हैं उनमें शायद उन्होंने ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों को सामने नहीं रखा होगा। उनको पता है कि मेरे स्कूल जो पंजाब गवर्नमेंट जो मैंने जो इनके साथ जो मैं कर रहा हूं, जो मेरा महकमा इनके साथ कर रहा है, जो लूट खसूट हो रही है, जो करप्शन हो रही है, उस स्कूल में कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि वो ना हो कि बड़े तो मर ही रहे हैं, जब बच्चों की खुदा न खास्ता लाशें वहां से निकलेंगी तो फिर ये बात कुछ और बन जाएगी। जहां हम बात करते हैं सरकारी स्कूल्स की, वहां पर सरकारी स्कूल्स में तो ग्रेड 14, ग्रेड 16, ग्रेड 17, ग्रेड 18 तक के अफसरान और हेडमिस्ट्रेस साथी साहबान हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की अगर हम बात करें तो कैसर साहब आप मेरे साथ चलिएगा शादरा, आप मेरे साथ चलिएगा कहना, आप मेरे साथ चलिएगा बॉर्डर एरियाज में, या जो लाहौर से जरा हटके, हत्ता के जो लाहौर के अंदर स्कूल्स हैं उसमें यही प्राइवेट स्कूल्स के मालकान जो हैं, एक बच्ची जो मेरी बेटी है, एक बच्चा जो मेरा बेटा है, वो अगर एमए करके गोल्ड मेडल लेके सरकारी मुलाजमत के लिए जाता है और उसको वहां पर जॉब नहीं मिलती जब तक पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं आ जाता, वहां पर भी करप्शन है। और उसके बाद वो जब प्राइवेट स्कूल के मालकान के पास जाता है तो उसकी सलाहियत को देखते हुए उसने 2 एमए किए, 3 एमए किए, लेकिन प्राइवेट स्कूल और कॉलेज, मैं कहता हूं आज आप पूरी लिस्ट निकलवाएं तो आपको पता चलेगा कि उनको तनख्वाह कितनी दी जाती है, 600 रुपया, 800 रुपया, 1200 रुपया। आप मुझे बताएं कि आज एक मजदूर जो है वो मजदूर भी 10,000 रुपए में गुजारा नहीं कर सकता, और आज ये प्राइवेट स्कूल्स के मालकान बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुझे बताएं कौन सी मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरा भाई जो है जिसको तनख्वाह ये 5,000 रुपए से ज्यादा देते हो। ये तो बिल्कुल इन लोगों लेकिन फैसल में बात यह है कि ये बात आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है जैसे कि पहले हमारी बात हुई है, एक उनसे बात हुई है, एक हमारे जो कॉलर थे जिनसे हमारी बात हुई है, जो स्कूल को हमने ऑनलाइन किया हुआ था, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने यही कहा है कि देखें ये एक हम कारोबार कर रहे हैं, हमने करोड़ों रुपए खर्च किया हुआ है। कहता हूं कि सेहत, मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं और वो कैसे साहब मैं बरमला ये कहूंगा कि देखें मैं सेहत और एजुकेशन ये 2 चीजें ऐसी हैं जिसमें कि इंसान को कारोबार नहीं करना चाहिए, और हुकूमत को खास तौर पे इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हुकूमत जो है वो इस बात को यकीनी बनाए कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और प्राइवेट स्कूल्स जो हैं इसके लिए कानून साजी की जाए। लेकिन ये ना कानून साजी होगी ना हो सकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये प्राइवेट स्कूल्स के मालकान या तो सियासतदान है, या ब्यूरोक्रेट्स की मिसेज है, या कोई और है।
فیصل صاحب ابھی ہم اس معاملے پہ اور بہت ساری باتیں کریں گے. ہم ناظرین ہم آپ کو اور بہت سارے اس معاملات میں کرپشن کے حوالے سے گورنمنٹ کے اسکولز اور پرائیویٹ اسکول میں جو کرپشنز ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے ہم اور بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا صورتحال اس کے سامنے ہے اور کون سے فگرز جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں جو ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے کرپشن کے حوالے سے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں.